नमस्कार। मैं अमित मिश्रा, प्रोडक्ट लीड धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की ओर से हमारे सभी गन्ना किसान भाइयों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बात करेंगे गन्ने की खेती से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव, जो कि पूर्व सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर यूपी काउंसिल ऑफ शुगर केन रिसर्च शाहजहांपुर में कार्यरत थे। डॉक्टर साहब, आपका इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं अपने गन्ना किसान भाइयों को यह बताना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम गन्ना की खेती से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब डॉक्टर साहब से जानेंगे, जो कि गन्ना की खेती कर रहे किसान भाइयों को लाभ पहुंचाएगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम डॉक्टर साहब से पहला प्रश्न पूछते हैं कि सर, मृदा उर्वरा शक्ति को लेकर काफी प्रश्न आ रहे हैं कि मृदा की उर्वरा शक्ति लगातार गिरती चली जा रही है। तो हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, और सबसे बड़ी बात जो किसान भाई जानना चाहते हैं कि क्या जैविक खाद मृदा की उर्वरा शक्ति में सुधार करने के लिए उपयुक्त है? अगर हैं तो किस प्रकार से? प्लीज प्रकाश डालिए। हाँ अमित जी, पहले तो मैं आपका और जुड़े हुए अपने कृषक बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, और मुझे खुशी है कि आपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमको आने का मौका दिया है। देखिए, जो इस समय हमारी सॉइल कंडीशन है, जो मृदा की स्थिति है, वो दिन ब दिन ये बिल्कुल सत्य है, और तमाम इसके विशेषज्ञों ने भी इस बात को कहा है कि मृदा का सुधार अब बहुत आवश्यक हो गया है। उसके पीछे वैसे तो बहुत कारण है, लेकिन 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो है मोनोकल्चरिंग, कि लगातार एक ही फसल अगर उस खेत में ली जाती है तो उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का बहुत ज्यादा जो है वो अपटेक होता रहता है, शोषण होता रहता है। दूसरा कारण यह है कि अधिक से अधिक मात्रा में किसानों को ये गलतफहमी है कि हम ज्यादा से ज्यादा अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देंगे, यूरिया वगैरह, तो इससे हमारी उपज बहुत अच्छी हो जाएगी। जुडिशियस जो देना चाहिए उससे ज्यादा देते हैं और देते आ रहे हैं। तीसरा कारण यह है कि हम इस पर ध्यान नहीं दिए कि मतलब ये मृदा हमारी कमजोर हो रही है, तो इसमें हम क्या करें। बिल्कुल सही आपने अमित जी ने कहा आपने कि क्या जैविक खाद इसमें कोई लाभ दे सकता है। बिल्कुल सही है। इस समय बायो फर्टिलाइजर्स पे, जैविक खादों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसको साइंटिस्ट लोग भी कह रहे हैं, हम सब लोग कह रहे हैं कि अब किसानों को मतलब जो है इनऑर्गेनिक, देखिए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो देना ही देना पड़ेगा। बस प्रश्न केवल इसका है कि मोनोकल्चरिंग न करें, फसल को बदल के हर साल लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या 1 साल 2 साल बाद बदल दें। और दूसरा कि जितनी भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनकी जितनी मात्रा उसके लिए संस्तुत की गई है, रिकमेंड की गई है, उतना ही दे मतलब जो है। और उसके साथ वो अगर बायो फर्टिलाइजर या जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो दो लाभ होगा। एक तो भूमि बहुत की उर्वरा शक्ति जो ह्रास हो रही है, उसमें कार्बन की कमी बहुत ज्यादा हो रही है, तो एक ह्यूमस फॉर्मेशन होगा और एक कार्बन का उसमें जो है मतलब जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। और दूसरी बात कि जब ये कमी, ये जैविक खाद हम जब देते हैं तो पौधे की वृद्धि पे भी इसका असर पड़ता है, तो इससे किसानों को अधिक से अधिक उपज भी प्राप्त होगी। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मेरा अगला प्रश्न भी कुछ इसी से रिलेटेड था, जो आपने बाद में पॉइंट ऐड किया कि पौधों की वृद्धि, भूमि का सुधार तो हमने कर लिया, उसके साथ साथ किसानों को उनके पौधों में अधिक से अधिक वृद्धि और उत्पादन में भी उनको थोड़ा सा इंक्रीमेंट चाहिए होता है, उत्पादन में वृद्धि चाहिए होता है। तो क्या उसके लिए किसान ये जैविक खाद और थोड़ा इसको रिलेट करिए सर प्लीज। देखिए, इस समय जो ज्यादा फोकस किया जा रहा है, एक सिम्बियोसिस होता है, ये सिम्बियोटिक माइकोराइजा आजकल बहुत ज्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं। माइकोराइजा कुछ नहीं है, माइकोराइजा एक्चुअली क्या है कि हम बेनिफिशियल लाभदायक फंगस का एक संग्रह लेते हैं और उस लाभदायक संग्रह को हम भूमि पौधे खेती में मतलब उसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए मतलब खास तौर से जितना जो हम जानते हैं, जो हमारी जानकारी है कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है माइकोराइजा।
ये माइकोराइजा जो है इसलिए मैं अच्छा कर रहा हूँ कि एक्चुअली दो तरह का के फंगस जो है मतलब हम इस्तेमाल में आते हैं। एक तो होता है जो केवल एपिडर्मिस, जो जड़ों का जो बाहर का लेयर है वहां पे आकर के और हेयर्स वगैरह को ग्रो करते हैं, और दूसरा होता है जो अंदर घुस जाता है, जो एंडो मतलब एक एक्टो माइकोराइजा है, एक एंडो माइकोराइजा है। ये माइकोर जो है ये एंडो माइकोराइजा है, इसीलिए आर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई भी कहा जाता है। और ये कार्टेक्स तक पहुंच जाता है, कार्टेक्स में पहुंच के वहां पे ये जो है वेसिक्यूल्स बनाते हैं, इससे फ्रैगमेंट्स निकलते हैं, इसके स्पोर्स इकट्ठे होते हैं और ये जड़ों को अधिक से अधिक ग्रो करते हैं। ग्रो करने से दो फायदे हैं, एक तो ये नीचे जाएंगे, नीचे जाके ये अधिक से अधिक मॉइस्चर लेंगे, और उसके अलावा जो अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं उसको उस पौधे को जो है मुहैया कराएंगे। तो दो बात, एक तो जड़ों का जो है मतलब आपका लेवल बढ़ा, जो कि आगे चल करके फिर उस खेत में जो है ह्यूमस फॉर्मेशन करेगा, कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, और साथ ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी पौधे को मतलब जो है उनको बढ़ा देगी, पौधा अधिक से अधिक न्यूट्रिएंट लेगा और उसकी पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि अगर किसान माइकोर का प्रयोग करे तो उसमें उसको दो फायदे हैं, एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी और साथ ही साथ उसको अधिक से अधिक उपज भी प्राप्त होगी। जी जी सर, धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने बताया कि माइकोर किस प्रकार से किसानों को हेल्प कर सकता है, फायदा पहुंचा सकता है उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक उनको पैदावार और पौधों की अधिक वृद्धि कराने के लिए। सर थोड़ा सा मैं और समझना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया माइकोर क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है, ये आपने बता दिया, तो सर हमारे किसान भाइयों को ये भी जानकारी दीजिए कि इसका प्रयोग कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए किसान भाइयों को जो कि गन्ना लगाते हैं। हाँ ठीक है अमित जी, ये सबसे मुख्य जो एस्पेक्ट होता है, जो चीज होती है वह होता है कि उसको प्रयोग कब कैसे करना चाहिए और किन परिस्थितियों में करना चाहिए, ये तीनों चीजें हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये जड़ों तक इसको पहुंचने का मतलब सबसे अच्छा मतलब माना हम, मतलब एज ए साइंटिस्ट एज ए वैज्ञानिक मैं मानता हूं कि हम जड़ों तक उसको कैसे पहुंचा सकते हैं। इसको देने के लिए किसान वैसे तो 3 बार दे सकता है, एक तो गन्ने की जब प्लांटिंग हम करते हैं उस समय दे सकता है, दूसरा मौका उसके पास यह है कि जो पहली सिंचाई करता है, लगभग समझ लीजिए कि 30-35 दिन 40 दिन बाद करता है जो, तो उस सिंचाई के वक्त वो जो है एक यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करता है, उस यूरिया में मिला के भी वो दे सकता है, टॉप ड्रेसिंग ब्रॉडकास्ट कहते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकता है। किसान आमतौर पे गन्ना किसान जानते हैं इस चीज को। अगर उस समय भी नहीं दे पाया तो तीसरा उस अपॉर्चुनिटी उसके पास है, जब दूसरी सिंचाई वो करता है 60-70 दिन पे, उस समय दे सकता है। मतलब तीनों लेवल उसके सामने है कि हम खेत में माइकोर को कैसे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे आसान और सबसे बढ़िया जो तरीका और जिसका रिजल्ट हमको सबसे अच्छा मिला है वो है कि अगर बुआई के वक्त, प्लांटिंग के वक्त, जब गन्ने की प्लांटिंग होती है तो जो यूरिया दिया जाता है उसी यूरिया में उसको मिला ले, और प्लांटिंग के बाद प्लांटिंग में यूरिया का प्रयोग होता है, क्योंकि किसान आधा यूरिया जो है प्लांटिंग में देता है, आधा को आगे जाके ब्रॉडकास्ट करता है, 2 बार में जो है आधा आधा करके जो है। तो उस समय यूरिया में वो 4 किलो उसमें मिला ले और मिला करके वो जो है वो कुओं में डाल दे, इसके बाद वो प्लांटिंग कर ले। जो है सबसे अच्छा रिजल्ट, सबसे अच्छा मतलब जो है भूमि के मामले में और उपज के मामले में सबसे अच्छा रिजल्ट इसका है। इन केस अगर किसान संपन्न है और वह दोबारा भी देने की स्थिति में है तो हम इसको भी ये कहते हैं कि वह पहली सिंचाई के बाद या दूसरी सिंचाई के बाद भी एक बार और दे दे। वैसे 4 kg भी अगर वो दे देता है तो भी ये मतलब बहुत अच्छा है, और प्रति एकड़ के हिसाब से ये जो डोज हमने बताए हैं ये प्रति एकड़ के हिसाब से है, और उसके बाद से फिर प्लांटिंग कर देता है। उसके बाद से वो होता क्या है कि वो फंजाई जो है एक्चुअली क्या है, मित्रता है गन्ने की और उस फंगस की, एक मित्रता होती है कि तुम हमको रहने का स्थान दोगे, हम तुम्हें जो है मतलब भोजन देंगे। ये एक मतलब जो है आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है, जो है इससे किसान को बहुत फायदा होगा। नहीं, बहुत अच्छी तरीके से सर आपने बताया, जरूर किसानों को इसका फायदा होगा और अपनी खेती में, गन्ने की खेती में वो जैविक खाद में माइकोर का इस्तेमाल जरूर करेंगे और अधिक से अधिक उसका फायदा और लाभ लेंगे। सर हमने अभी मृदा की और जैविक खाद की बात की, लेकिन जैसे ही गन्ना खेत में लगता है और लगते ही कुछ विकट परेशानियों से किसानों को गुजरना पड़ता है, और हमारे काफी गन्ना किसान भाई इस चीज से परेशान है और शायद वो हमारी बात से समझ भी गए होंगे कि मैं किस चीज की बात करने जा रहा हूँ।
खरपतवार सर। तो सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि सर खरपतवारों में सबसे खतरनाक खरपतवार कौन सा है और क्यों? हाँ, ये आजकल का एक ज्वलंत प्रश्न है ये कि किसानों के मतलब के लिए मतलब जो है ये उनको जानना भी आवश्यक होता है। एक्चुअली गन्ने के खेत में 3 प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। एक सकरी पत्ती का खरपतवार होता है, एक दूसरा ग्रुप होता है चौड़ी पत्ती खरपतवार होते हैं, और एक होता है उसमें मोथा कर दीजिए, डीला कर दीजिए, भाड़ा कर लीजिए, जो इसके कई नाम है और हर प्रदेशों में इसके विभिन्न नाम मतलब जो है नामों से इसको जाना जाता है। इंग्लिश में जो इसको कहा जाता है साइप्रस रोटंडरस, ये साइप्रस रोटंडरस सबसे खतरनाक है। ये साइप्रस रोटंडरस को यानी मोथे को किसान अब तक नजरअंदाज करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो खेती है वो भी मतलब जमीन भी कमजोर होती है और साथ ही साथ जो है उनको जितनी पैदावार मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। उसकी वजह क्या है? क्यों मोथा खतरनाक है? आपका प्रश्न यह है। मोथा खतरनाक इसलिए कि अन्य खरपतवारों में ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर आप किसान कोई भी खरपतवार नाशक दे देता है तो उससे वो कंट्रोल कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉर्मल कोर्स में आजकल की खेती में या तो वो कर्षण क्रियाएं करता है उसमें जो है, और दूसरा आइट्राजीन, मेट्रिब्यूजिन और ट्रूफोर्डिन। मोथा क्यों नहीं मरता है, क्यों खतरनाक है? खतरनाक इसलिए है कि इसमें होती है गांठें जो जमीन की सतह से 6 इंच नीचे तक बहुत ही मैक्सिमम संख्या में होती हैं, टनों में होती हैं समझ लीजिए। और हर गांठ जो है एक रेशा होता है जिसे राइजोम कहते हैं, उससे जुड़ी रहती हैं। नीचे आप 10-12 फीट तक इनकी अवेलेबिलिटी है जो है। होता क्या है कि किसान ऊपर से मोथे को चाहे नराई करके चाहे रसायनों का प्रयोग करके समाप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन ये हो नहीं पाता। होता क्या है कि इसमें एक कम्युनिकेशन है, जैसे कुछ गांठें ऐसी हैं जो सुषुप्ता अवस्था में पड़ी रहती हैं, और जब वो ऊपर से दवाई या उसको रसायनों से जब खत्म करने की कोशिश करते हैं डाल करके, तो होता क्या है कि नीचे एक जो वायर्स हैं ये उन गांठों तक भी एक मैसेज पास ऑन करते हैं जो नहीं जमे होते हैं। नतीजा क्या होता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर 100 मोथे हैं तो नलाई के बाद अगर किसान गिने उसको तो 150-200 मोथे हो जाते हैं, क्योंकि जो नहीं जमे वो भी जम जाते हैं। तो जब तक इस खरपतवार के हम गांठों को कम नहीं करेंगे, उसको हम नहीं मारेंगे, क्योंकि जितनी बार वो हल चलाएगा, कल्टीवेटर चलाएगा, उतनी बार गांठें ऊपर आती रहेंगी और खेत में फैलती रहेंगी जो है। तो मुख्य मुद्दा यह है कि ऐसा कोई खरपतवार नाशक होना चाहिए जो कि मोथे को गांठों से मार सके, तब जाकर के किसानों के खेत में मोथे की संख्या कम हो सकती है। और मोथे को हम अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो केवल क्यों गन्ने का यह एक सबसे प्रिय हर चीज। धान के साथ आप जानते होंगे सांवा है उसका दोस्त, गेहूं के साथ आप जानते हैं कि गेहूं का गुल्ली डंडा कह लीजिए, गेहूं का मामा कह लीजिए, फेलरिस माइनस है। ऐसे ही गन्ने का जो मतलब मित्र खरपतवार है वो मोथा होता है, क्योंकि जो गन्ने को चाहिए वही मोथे को चाहिए, इसीलिए यह इसका प्रिय फसल है जो है। तो मित्रों, और दूसरी चीज और कारण क्या है, नॉर्मल कोर्स में अगर हम 1 टन गन्ना पैदा करते हैं तो 1 टन गन्ना पैदा करने में कम से कम 200 से 250 टन पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम खेत में 100 टन गन्ना पैदा करते हैं तो उसमें 205 किलो नत्रजन, 55 केजी फास्फोरस और 275 केजी जो है पोटास जो है भूमि से अवशोषित करता है गन्ना। मोथा अपनी संख्या के अनुसार नॉर्मल कोर्स में यह 25 से 45 किलोग्राम नत्रजन का अवशोषण कर लेता है और 45 से 50 किलो पोटास का अवशोषण कर लेता है ये जो है। और वर्षा जल का 12 मिलीमीटर जो है वो दोहन करता है जल का, यानी न्यूट्रिएंट यानी तत्व और साथ ही साथ जो है मॉइस्चर, दोनों को यह जो है वहां पे गन्ने को जो मिलना चाहिए उसमें बंटवारा कर लेता है। इसीलिए हम किसान भाइयों को हमेशा इस बात के लिए कहते हैं कि आप गन्ने की खेती में खरपतवार नाशकों का जो भी प्रयोग आप करते हैं उसके साथ ऐसा कोई खरपतवार नाशक भी मिलाइए जो कि मोथे को गांठों से मारने में सक्षम हो। अमित जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही विस्तृत जानकारी दी सर आपने। सच में मोथा काफी ज्यादा विनाशकारी खरपतवार है गन्ने की फसल के लिए, और काफी सारे लगभग सारे ही किसान भाई जो गन्ना लगाते हैं वो मोथे की समस्या से परेशान है, और सिर्फ वही नहीं परेशान है बल्कि पीढ़ियों से ही ये परेशानी चली आ रही है।
ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। सर, अगर हम बात करें, जैसा आपने बताया कि खरपतवार नाशक की, तो कौन सा ऐसा उपयुक्त खरपतवार नाशक होगा जो कि ये मोथे के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को मदद कर सकता है? जरा उस पर प्रकाश डालें सर। अच्छा, देखिए, मैं मतलब किसानों को ये सलाह देता हूं कि मोथे को नियंत्रित करने के लिए या मोथे को मारने के लिए, उसको उसी संख्या में कमी लाने के लिए सबसे सुंदर जो इस समय अकेला जो खरपतवार नाशक इस समय उपलब्ध है वो है सेम्प्रा। सेम्प्रा हेलोसल्फुरान मिथाइल है। और मित्रों, किसान भाइयों, मैं ये आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर से बता रहा हूं कि ये हेलोसल्फुरान मिथाइल विभिन्न नामों से उस सभी गन्ना उत्पादक जो देश हैं, लगभग समझ लीजिए कि 8-9 वर्षों से वहां पे इसका प्रयोग हो रहा है, लोग करते रहे हैं मोथे को नियंत्रित। क्योंकि मोथे को का नियंत्रण केवल और केवल जो कि इस समय भारत में जिस नाम से बिक रहा है वो है सेम्प्रा। मोथे को गन्ने के खेत में कंट्रोल इसलिए भी मतलब हम कर सकते हैं कि गन्ने को सेम्प्रा से कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर उसी खेत में अगर हम मोथा कम कर लेते हैं, हम कोई अन्य फसल भी लेते हैं, तो उसमें हमको फायदा मिलेगा। भले हम वहां सेम्प्रा उस समय उसको प्रयोग नहीं, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते हैं, गन्ने की शादी कर सकते हैं। और दिन ब दिन मोथे की संख्या में वृद्धि हो रही है। गन्ने के खेतों में क्यों हो रही है? लाइन से लाइन की दूरी बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा इसमें जो है हम खाद देते हैं, इतनी खाद किसी फसल को नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा इसमें सिंचाई करते हैं, इतनी सिंचाई भी किसी में नहीं की जाती है। साउथ में तो 40-45 सिंचाई कर देते हैं, हमारे यहाँ भी 8-10 सिंचाइयाँ हो जाती हैं जो है। तो किसान भाइयों, इतना अनुकूल वातावरण मोथे के लिए गन्ने में ही मतलब जो है मिलता है, जिसकी वजह से ये गन्ने में आते हैं। और संयोग से जिस मतलब ये सेम्प्रा अपना जो है, यह गन्ने में हम इसको बिल्कुल निर्भीक होकर डाल सकते हैं। और क्योंकि यह गन्ने का मतलब इसमें इससे कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल निश्चित तौर से जानिए। और इसको सेम्प्रा को देने के लिए मैं यह भी रिकमेंड करता हूं कि किसान चाहता है कि हम पूर्ण खरपतवार नियंत्रण कर लें खेत में। हमें मतलब जो है ये नहीं रहे कि इसके लिए ये करें, इसके नहरों के लिए करें, ब्रॉड के लिए करें, सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती। उसका सबसे सुंदर तरीका है, किसान सामान्य तौर पर लेबर चूंकि उपलब्धता उतनी नहीं है, खर्चे भी बहुत ज्यादा उसमें हैं, तो वह जो नॉर्मल कोर्स में जो भी वो इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो एट्राजिन कर रहा हो, चाहे वो मेट्रिब्यूजिन कर रहा हो, चाहे वो 2,4-D कर रहा हो, करना कुछ नहीं है, उसमें सेम्प्रा को मिला देना है। इससे होगा क्या कि उस खेत में, उसके खेत में सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती और मोथा तीनों ही नियंत्रित हो जाएंगे। लेकिन ये मैं सलाह देता हूं, चूंकि प्लेटफॉर्म ये जो है आपका खरपतवार, हर हाल में आप 100 दिन 120 दिन खरपतवारों का पूर्ण नियंत्रण कर लें, क्योंकि यही एक अवस्था होती है जिसमें खरपतवारों से सबसे ज्यादा गन्ने को नुकसान होता है। क्योंकि गन्ना अपने शैशवावस्था में होता है, इसके पास इतनी ताकत नहीं होती है कि खरपतवारों से संघर्ष कर सके। इसलिए इस समय अगर मतलब 100 दिन 120 दिन के अंदर अगर हम खरपतवारों का नियंत्रण कर लें, और मोथे को भी हम साथ साथ मोथा जो सबसे ज्यादा नॉक्सियस और ड्रेडेड वीड कहा जाता है दुनिया में, इसे कई नाम दिए गए हैं। इसको जो समझ लीजिए कि रावण का सर है, काटते जाइए निकलता जाने वाला। इसे आप मतलब किसानों को मैं बिल्कुल समझ लीजिए कि जितने गन्ना किसान भाई सुन रहे हो, उन सबको मैं सलाह दूंगा कि अपने खेत में जिस भी खरपतवार नाशक का प्रयोग कर रहे हो उसमें सेम्प्रा अवश्य मिलाए, ताकि आपके खेत में मोथे की संख्या साल दर साल कम होती चली जाए और आप अच्छी उपज प्राप्त कर सकें जो है। अमित जी। जी सर, मतलब सेम्प्रा जो धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का है वो ही कारगर है मोथे को कंट्रोल करने के लिए गन्ने के खेतों में। सर, थोड़ा आप इस पे और जानकारी हमें दें हमारे किसानों को कि इसका प्रयोग समय, जैसा आपने बताया कि प्रयोग समय की बात आपने की, विधि और मात्रा, और इसमें क्या सावधानियां हमारे किसान बरतें इसको इस्तेमाल करते वक्त। देखिए, आपको बताऊं कि एक्चुअली क्या है कि यह एक ऐसी दवा है सेम्प्रा, बहुत कम क्वांटिटी में इसका जाता है जो है। सेम्प्रा केवल 36 ग्राम प्रति एकड़ की रेट से इसको हम इस्तेमाल करते हैं, दर से इस्तेमाल करते हैं जो है। साथियों, ये सबसे सुंदर तरीका यह है कि देने का कि पहली सिंचाई जब किसान करता है, ये नॉर्मल कोर्स में
अपने नॉर्थ इंडिया में 30-35 दिन पे करते हैं, साउथ इंडिया में 10-15 दिन पे करते हैं जो है। इतने में गन्ना बाहर आ जाता है और मोथा भी हफ्ते 10 दिन में बाहर आने लगता है जो है, और खरपतवार भी खेतों में आ ही जाते हैं जो है। तो इसकी रिकमेंडेशन मैं देता हूं कि आप पहले कोशिश करिए, और उस समय मतलब ये आपका मोथा जो है इसको जरूर देख ले। ये 3 से 5 पत्ती की अवस्था से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये अगर अवस्था ज्यादा हो गई है इन केस, तो आप उस समय न दें। आप जब दूसरी सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई के बाद गन्ना किसान जानते भी हैं, करते भी हैं, वह पहली सिंचाई करने के बाद से खेत में कल्टीवेटर या हल चलाते ही चलाते हैं। उसमें जो है जो निकला हुआ है, बड़ा हो गया मोथा, वो नष्ट हो जाता है और जाते हैं। जब वो दूसरी सिंचाई करता है उस समय उसको वह स्टेज मिल जाएगी मोथे की, जिस स्टेज पे हम रिकमेंड करते हैं 3 से 5 पत्ती की जो है। इस तो अब कोशिश करें कि पहली सिंचाई में हम दे दें, और नहीं तो दूसरी सिंचाई में दे दें। ये विंडो है मतलब उसका देने का जो है। और इसको बनाने का तरीका क्या है कि जो भी आप दे रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई खरपतवार नाशक आप दे रहे हैं, तो आप जो है सबसे पहले एक बाल्टी ले लीजिए, और उस बाल्टी में और एक मग ले लीजिए। उस मग से 10 मग पानी उस बाल्टी में आप डाल दीजिए, क्योंकि 150 लीटर पानी 1 एकड़ में जाता है। एक पंप की कैपेसिटी नॉर्मल कोर्स में 15 लीटर की होती है। आप 10 मग पानी उस बाल्टी में डाल दें। इसके बाद आप जो है उसमें ये आपका जो सेम्प्रा है, ये एक्चुअली क्या है, ये WG है, ये ग्रेन्यूल है, इसको घोल लीजिए आप। इसके बाद जो भी एट्राजिन मेट्रिबुजिन जो कुछ भी आपको डालना है, जितनी मात्रा मतलब आप डालते हो, वो वैसे तो मतलब 1250 ग्राम जो है एट्राजिन का होता है, और 250 से 300 मेट्रिबुजिन का होता है, और 1 से 1.5 लीटर आपका 240 अमाइन साल्ट का होता है। ये डोज ऑलरेडी मतलब रिकमेंडेड है, किसान मेरे ख्याल से ऐसे ही देते भी होंगे। उसके बाद उसमें डाल दें और उसको भली भांत मिला लें। अब 1 एकड़ का ये सोल्यूशन आपका तैयार हो गया। अब आप पंप ले आइए, उसको अच्छी तरह से धो लीजिए, आधा लीटर पानी, आधा टंकी पानी उसमें भर दीजिए। इसके बाद से जो बाल्टी में आपने बना रखा है उसको पहले मिलाइए एक लकड़ी से जो खूब अच्छी तरह, और मिला करके उसके बाद से 1 मग उसमें से निकालिए और उस टंकी में डाल दीजिए। 10 बार आपको ये काम करना होगा। बस ख्याल आपको एक ही करना है, क्योंकि एट्राजिन मेट्रिबुजिन तलहटी में जम जाते हैं, इसलिए जितनी बार भी आप निकालें मग से खरपतवार नाशक को, उतनी बार निकालने के पहले भली भांत उसको मिला लें। अन्यथा जब आखिरी 3-4 पंप आप ले जाएंगे तो उसमें मेट्रिबुजिन या एट्राजिन की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपको मतलब स्प्रे करने में दिक्कत होगी, और साथ ही साथ पत्तियों में पीलापन आने की भी संभावना बढ़ जाती है जो है। लोग समझते हैं कि सेम्प्रा की वजह से, जबकि फैक्ट ये है कि ये उनकी अपनी गलतियों से होता है। उसको अगर मिलाएंगे नहीं आप तो ये समस्या आपके सामने आ जाएगी। और दूसरी बात, जब आप स्प्रे करने जाएं तो यह देख लें कि हमारे पैरों की छाप खेत में पड़ रही है, यानी अधिक से अधिक नमी जो है होनी चाहिए, ताकि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हमें सेम्प्रा को गांठों तक पहुंचाना है, और गांठों तक सेम्प्रा तभी पहुंचेगी जब उसमें पर्याप्त नमी होगी जो है। तीसरी बात, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और 35-40 डिग्री टेम्परेचर जैसे इस समय प्रिवेल कर रहा है, उस समय आप सेम्प्रा या किसी भी खरपतवार नाशक का छिड़काव दिन में न करें। इसे या तो एकदम सुबह कर लें या एकदम शाम को कर लें, ताकि मतलब जो बूंदें पड़े वह पत्तियों पे पड़े और उसको मतलब जो है खरपतवार जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। तीसरी चीज ये है कि नोजल आपको ध्यान देना है कि नोजल 2 तरह के होते हैं। कीटनाशकों के नोजल अलग होते हैं, खरपतवारों के नोजल अलग होते हैं। तो कट नोजल जो है उसका ही इस्तेमाल करें, ताकि समान रूप से बूंदे खरपतवारों पे पड़े। इन सभी चीजों का ध्यान। और दूसरी चीज, कोशिश करिए अगर कर सकें कि आप सेम्प्रा का या खरपतवार नाशक सोल्यूशन का स्प्रे करने के बाद आप 8-10 दिन के अंतराल पर एक बहुत हल्की सिंचाई, मित्रों भारी सिंचाई मत करिएगा, गन्ना बैठ जाएगा। आप एक हल्की सिंचाई यदि कर सकें तो कर दीजिए। इसके बाद से फिर आप उस खेत में जितनी भी कर्षण क्रियाएं करना है आप करें, कोई मनाही नहीं है।
और आपके खेत में संपूर्ण खरपतवारों का नियंत्रण हो जाएगा और आपकी फसल मतलब जो है बहुत अच्छी मतलब होगी जो है। इसके अलावा और कोई अमित जी बताइए। जी जी सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद जो आपने इतनी विस्तृत जानकारी दी। हमारे किसानों को इसका जरूर फायदा मिलेगा और वो सैंप्रा का इस्तेमाल अपने गन्ने के खेत में करेंगे, जिससे उनको मोथे से निजात मिलेगा। एक चीज जानकारी जी, एक चीज और इसमें अक्सर किसान से पूछते हैं साहब कि कितने % हमारी ईल्ड बढ़ जाएगी। तो साथियों, अब तो कई सालों से मैं इसमें मतलब कार्य कर रहा हूं और मैंने किसानों को बताया भी है, बहुत सारे ट्रायल्स भी में। ये जान लीजिए कि इसमें अगर आपके खेत में बहुत ज्यादा मोथा आ रहा है या भादा आ रहा है या ढीला आ रहा है और आपने इसका प्रयोग अगर कर लिया तो ये आप समझ लीजिए कि 20% तक आप फायदा ले सकते हैं। वैसे 10 से 15 तो मिलता ही मिलता है, यानी आपकी ईल्ड अगर 100 टन है तो 115-120 टन आपको मिलेगी। और साथ ही साथ एक खतरनाक निरा से यानी खरपतवार से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके आने वाली जो पीढ़ी है इस बात के लिए आपको याद करेगी कि मेरे जो पहले के लोग हैं उन्होंने हमारे खेत में मोथे का नियंत्रण कर दिया, जिससे हम जो भी फसल ले रहे हैं वह जो है मतलब हम उसकी पैदावार अच्छी हो रही है। नंबर 2, किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान दें कि यदि गन्ने के साथ नॉर्मल कोर्स में जो शरतकालीन गन्ना बोया जाता है उसमें सहफसली ली जाती है। अगर गन्ने के साथ कोई अन्य फसल है तो कृपया उसमें सैंप्रा का प्रयोग न करें, क्योंकि केवल गन्ने और मक्के के लिए सुरक्षित है। लेकिन अगर उन्होंने मेट्रिब्यूजिन मिला करके गन्ना और मक्का लिए हुए स्प्रे कर देंगे तो मक्का बैठ जाएगा। उस हालत में वह एट्राजीन का प्रयोग करें सैंप्रा के साथ मिला करके, ताकि उनका मक्का भी सुरक्षित रहे और गन्ना भी सुरक्षित रहे। लेकिन चूंकि हम इस समय केवल गन्ने की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आखिरी में यही आप सब अपने किसान भाइयों को मतलब जो है सलाह देना चाहूंगा कि आप गन्ना का खेत जो है आपका उसमें या आप जो है इसका प्रयोग करें। मक्के के खेत में प्रयोग करने के लिए अलग दवाएं हैं जो है, उसके लिए मतलब उसमें रिस्क मत लें क्योंकि मेट्रिब्यूजिन ही ज्यादातर किसान इस्तेमाल करते हैं। दैट इज नॉट मतलब सेफ फॉर दी मेज, वो मेज के लिए सेफ नहीं है। तो साथियों, आप अपने खेत में मैं आग्रह करूंगा कि मोथे को कंट्रोल करें, ताकि आपके गन्ने को वह सारे न्यूट्रिएंट्स, सारा वो मॉइस्चर मिले जो कि गन्ने को चाहिए, उसमें मोथा जो है बंटवारा न कर सके जो है। ओके, यानी सर सैंप्रा का इस्तेमाल करके किसान मोथे से तो निजात पा ही सकते हैं, उसके साथ साथ उनके गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तो हमारे किसान जरूर इसका पालन करें और वो अपना लाभ कमाएं। सर अब आगे बढ़ते हुए हम अगला प्रश्न आपसे बताना चाहेंगे कि ब्यात जो ही गन्ने का है, ब्यात जो होती है उनकी संख्या जो होती है उनकी वृद्धि होती अगर होगी तो उसमें उत्पादन अपने आप बढ़ता है। तो क्या ऐसी कोई दवा है जो हमारे किसान भाई ब्यात में वृद्धि और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? साथियों, ब्यांत यानी किल्ले या टिलर्स जो भी आप कहते हो जी, कि ब्यांत सब में निकलते हैं। जितनी फसल आपकी मतलब ये चाहे गेहूं हो, चाहे चावल या आपका पैडी हो, चाहे मतलब जो टिलर्स हैं, किले जो हैं, ये सब में निकलते हैं। अब किलों के संख्या पे निर्भर करता है कि आगे चल करके ये मतलब मिलियोग गन्ने में परिवर्तित होते हैं। दोस्तों, किले अगर हमारे कायदे से नहीं निकले, स्वस्थ नहीं निकले, तो हमारी पैदावार ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इस समय सबसे बड़ी समस्या यह है कि नॉर्थ इंडिया में, जो मैं चूंकि वैज्ञानिकों में घूमता भी रहता हूँ, नॉर्थ इंडिया में इसके पहले किसान 238 वैरायटी बोते थे। 238 वैरायटी में जितनी भी चीनी मिले हैं, यह दूसरी वैरायटी जो है वो CO118 यानी 118 को मतलब जो प्रमोट कर रही है, उसको मतलब आगे किसानों से कह रही है इसको बोने के लिए। आपके सूचना के लिए किसानों, आप जानते होंगे कि किसान भाई की ये 118 और 238 एक साथ आई थी, लेकिन किसानों ने केवल 118 को जब शुगर वगैरह सब सही है, चीनी मिलें जानती हैं, केवल इसलिए नहीं अपनाया था क्योंकि इसमें ब्यांत कम बनते थे। अब ब्यांतों को बढ़ाने का, स्वस्थ रखने का या देने के लिए हम जो बताने जा रहे हैं किसी में भी दे सकते हैं, लेकिन खास तौर से जहां एक कॉन्स्टेंट ब्यांतों का है, ब्यांत कैसे बढ़े, टिलर्स कैसे बढ़े, या जो बढ़े वो स्वस्थ हो ताकि वो मिले। अब बच्चा पैदा हो, कमजोर पैदा हो, बढ़ जाए, उससे क्या फायदा?
मतलब वो बड़ा होकर के मतलब जो है एडल्ट बने, ताकि मिलेबल किल बने, ताकि हमारी पैदावार बढ़े। इसके लिए एक छोटा सा प्रसंग है। प्रसंग यह है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये 1914 से 1918 तक चला था। सभी लोग जानते हैं, किसान भाई भी जानते होंगे और इनके बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी जानते होंगे। प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या था कि जो बंदूकें सैनिकों को दी गई थी, उन बंदूकों के ऊपर एक खंजर लगा, से जाने के पहले उसको एक चमड़े के खोल से ढक दिया जाता था। जब लड़ाई में ये जाते जहां होता था फेंकते जाते थे। ये लड़ाई 4 साल चली और उसके बाद से जब बंद हुई 1918 में, जब वो सैनिक वापस आने लगे तो जापानीज बड़े क्यूरियस होते हैं, बड़े ही मतलब वो होते हैं। तो जापान में ये देखा लोगों ने कि कहीं कहीं पे जो भी फसल उसमें रही हो खेत में, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, फसलें हैं वहां कहीं कहीं मतलब फसल बहुत अच्छी हो गई है। और ये जिज्ञासा जब जापानीज को हुई तो उन्होंने जाके जब देखा कि जहां पे वो चमड़े की खोल पड़ी थी वहां की फसल बहुत अच्छी हो गई जो है। और देखा उस खोल के ऊपर कई परत एक जो है वो फंगस फफूंदी जो है वो मतलब है, और जो कि रिस के पौधों को अवेलेबल हो रही है। तो ले आके लेबोरेटरी में उन्होंने उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन किया, तो पता चला कि यह एक विशेष प्रकार का फंगस है जिसे जिब्रेला फ्यूजिकोराई कहते हैं। इस जिब्रेला फ्यूजिकोराई से एक्सट्रैक्ट करके इन लोगों ने जिब्रेलिन को बाहर निकाला। तो पता चला कि जब इतिहास ये कहता है कि 1960 में जब फेमिन आया था, भूखमरी पूरे विश्व में, तो इसमें बिलियंस ऑफ पीपल जिसमें मरे थे, उसमें इसी जिब्रेलिक एसिड ने जब ब्रीडिंग हाई यील्डिंग वैरायटी कराई गई तो उसके पहले इसका जब प्रयोग किया गया तब जाकर के मतलब जो है अच्छी उपज वाली प्रजातियां मतलब हम विकसित कर पाए। तो साथियों अब वक्त आ गया है, अब धीरे धीरे करके जैसे हर चीज में होता है, तो अब इसको अब हम सारे साइंटिस्ट हम लोग जो है अब ये कहते हैं कि गन्ने में अब हार्मोन को भी देना चाहिए, ताकि हार्मोन जब दे देंगे तो इससे उनके अंदर जो है बच्चा पैदा करने की यानी किले पैदा करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब प्रश्न यह है कि हमने किले तो बढ़ा दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किले स्वस्थ होने चाहिए। तो अभी हाल में मैं लिटरेचर देख रहा था, धानुका का ये प्रोडक्ट है मैक्सीड, ये संयोग से गन्ने में जो है ये मतलब रिकमेंड भी है सेंट्रल इंसेक्टिसाइडल बोर्ड के द्वारा जो है। और तब मैंने इसका कंपोजिशन देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिब्रेलिक एसिड तो इसमें है ही है मेन जो है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अच्छी चीजें जो मतलब रिकॉर्ड कर रखी हैं। इसमें आपका एक तो सबसे अच्छी बात है कि ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो प्रोटीन है आवश्यक चीज होती है। दूसरी चीज यह सीवीड मैरीन ब्राउन एल्गी के एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर तमाम और तरह के भी हार्मोन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सीन है और चीजें हैं मतलब जो है। इसके अलावा इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे आपका फेरस सल्फेट है, मैंगनीज सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इसमें ट्विन 80 है ये एब्जॉर्बेंट है, जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो ये तुरंत पौधे के पत्तियों के द्वारा जो है ये अंदर पहुंच जाता है, मतलब ये वेरी बेनिफिशियल, बहुत अच्छा है। तो साथियों अब हार्मोन आपको मतलब जो है प्रयोग करना पड़ेगा, वो समय आ गया है, तभी आप जाकर के जो है मतलब गन्ने में या जो आपकी जो वेराइटी इस समय गन्ने की बोई जा रही है, जो भी है जो आ रही है, इसमें आप अच्छी से अच्छी उपज यानी अच्छे से नंबर ऑफ टिलर्स आप बढ़ाने के लिए, और वो भी स्वस्थ टिलर्स बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक मिलेबल केन बने उसके लिए, ग्रोथ के लिए, हर लिहाज से किसानों को मैक्सीड प्रयोग करने की सलाह एक वैज्ञानिक के तौर पे मैं अब देना शुरू कर दिया हूँ। और किसान इससे मतलब आप गाँव पिछले साल से ही है और दे आर वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश भी हैं। और जो किसान अब तक नहीं प्रयोग किए उनको भी सलाह देता हूँ कि आप इस मैक्सीड का प्रयोग अपने खेतों में अवश्य करें, ताकि आपके खेत में स्वस्थ व्यांत बने, अधिक से अधिक बने और अधिक से अधिक मिलियो गन्नों में परिवर्तित हो, ताकि आपको अच्छा से अच्छा उपज प्राप्त हो। अमित जी सर, आपने सर बताया कि मैक्सीड क्या होता है और वो CIB द्वारा यानी कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड द्वारा भी गन्ने में इस्तेमाल करने के लिए अनुमोदित है, जो कि हमारे किसान भाई कर सकते हैं।
सर थोड़ा सा और मैक्सील के ऊपर बात अगर हम करें, हमारे किसान भाई इसको कब और कितनी मात्रा में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गन्ने में, ये थोड़ा बताएं। अगर आपने इसकी मात्रा और समय इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप फायदा नहीं ले पाएंगे। साथियों, सबसे जो पहला वो है वो ये है कि मैक्सील्ड एक लिक्विड है, पहले तो जान लीजिए। मैक्सील्ड को हम गन्ने के खेत में, जब गन्ना लगभग समझ लीजिए 45-50 दिन का हो जाता है, उस 45-50 दिन की अवस्था पर हम 200, किसान भाई इसको नोट कर लें कि 250 ml 250 लीटर पानी में, यानी 1 ml 1 लीटर पानी, जो हमारी रिकमेंडेशन है। यानी पानी बढ़ाना चाहते हैं तो आप मैक्सील्ड बढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता है कि पानी कम पड़ रहा है तो आप पानी बढ़ाना चाहते हैं, आप दवा बढ़ा दीजिए। लेकिन रेशियो यह है कि 1 ml 1 लीटर पानी, तो 250 ml 250 लीटर पानी में आप सोल्यूशन बनाएं और इसको 45-50 दिन की क्रॉप में आप स्प्रे कर दें। एक तरीका तो यह है बावा गन्ने के लिए, जो फ्रेश प्लांटिंग है आपकी जो है। दूसरा तरीका यह है कि फ्रेश प्लांटिंग में एक और है, किसान अक्सर क्योंकि बहुत ज्यादा स्प्रे करने में कभी कभी उनको और सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं, तो वो कहते हैं साहब और कोई तरीका बताइए आप हमको जो है। ये तरीका भी बहुत कॉमन हो गया है, किसान खूब तबीयत से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। करना कुछ नहीं है, मैक्सील्ड की मात्रा को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आप 400 ml मिलीलीटर आप मैक्सील्ड लीजिए और 2 से लेके 3 की उस सूखी मिट्टी में उस मैक्सील्ड 400 ml को मिला दीजिए। और उसको मिलाने में कभी कभी जो है थोड़ा पानी भी डालना पड़ता है, तो आवश्यकता अनुसार पानी भी उसमें डाल दी ताकि पूरी जो मिट्टी लिए है उस मैक्सील्ड पूरी तरह से मिल जाए। ठीक है, एकदम गीला मत कर दीजिए, सूखा रहे वो जो है। उसके बाद से आप जो है नॉर्मल कोर्स में, अगर आप अपनी सुविधा के अनुसार पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई के समय जो यूरिया आप देते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, 40 किलो यूरिया पर एकड़ जाता है लगभग जो है, उस यूरिया में इसको आप मिला दीजिए और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। एक तरीका तो ये भी है उसके लिए। दूसरी चीज, रैटून क्रॉप में ये जो है हमारे किसान जो है रैटून भी लेते हैं। कभी कभी हमसे पूछते हैं कि सर रैटून में हम कैसे इसको देंगे जो है। तो रैटून में देने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, आसान तरीका है। रैटून में वो जब रैटून कट जाती है उसके 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, मैक्सिमम 40 दिन के अंदर मेरा रिकमेंडेशन ये है, आप वही 250 ml सोल्यूशन 250 लीटर पानी में घोल करके आप मुड्ढों पे, मतलब जो कटे हुए हैं जो है, जब कहीं कहीं किले निकल भी आते हैं, निकले भी रहते हैं, कोई बातें, उस पर आप जो है खूब ड्रेंचिंग कर दें। ड्रेंचिंग का मतलब कि भिगा दें बिल्कुल, आप समझ लीजिए। और उसके बाद से फिर आप उस रैटून को देखें। और साथियों, आपको मैं दावे से कह सकता हूं कि कम से कम 15-20% समझ लीजिए कि ईल्ड में आपको इजाफा मिलेगा जो है, इसमें कहीं कोई। और चीनी मिल के अधिकारी लोगों से भी हमारी बात होती है, जो लोग हैं वहाँ डेवलपमेंट वर्कर्स, वो लोग भी इसको देखे हैं, किए हैं, और उनका ये कहना है कि डॉक्टर साहब मैक्सील्ड जो है बहुत अच्छी चीज है, इसको किसानों को, हम लोग खुद बता रहे हैं कि किसानों को देना चाहिए। तो साथियों, मैक्सील्ड का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ आप प्राप्त करें, ये मैं चाहूंगा। थैंक यू। तो इससे जरूर किसान भाई लाभ लेंगे सर, मैक्सील्ड का इस्तेमाल करके अपने गन्ने में कल्लों की संख्या बढ़ाएंगे और उसमें वृद्धि बढ़ाएंगे। सर आगे बढ़ते हुए जो बात परेशानी किसानों को परेशान करती है वो है बोरर की। तो गन्ने में बोरर किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं और इसके नियंत्रण हेतु कौन सा कीटनाशक प्रयोग करना चाहिए हमारे किसान भाई? यस, ऐसा है कि साथियों, बोरर एक समस्या है गन्ने में, और बोरर से किसान काफी परेशान भी रहते हैं, और इनकी समझने के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए साथियों, शुरुआती दौर पे गन्ना बोने के बाद जो पहला बोरर किसानों को जिसका सामना करना पड़ता है वो आपका आता है जिसे कि ESB कहते हैं, अर्ली शूट बोरर। इसे हिंदी में कुछ लोग कंसुआ कहते हैं, कुछ लोग इसे जो है अंकुर बेधक कहते हैं। मतलब कुल मिला के अर्ली शूट बोरर का प्रकोप आज से 3-4 साल पहले तो 70-75% तक खेतों में मिलता था जो है, लेकिन बड़ी खुशी का विषय है, चाहे वजह जो भी हो, अब ये 10 से 15% ही केवल मिलता है जो है।
तो अगर किसी किसान के खेत में अर्ली शूट बोरर वर्षों में आया है तो थोड़ा सा उसे सावधानी बरतनी पड़ेगी। और मेरी यह सलाह है कि वो जमाव के बाद 100 ml इमिडाक्लोप्रिड से जो है 17.5% का जो है वो 300 लीटर पानी में मिलाकर और ड्रेंचिंग कर दे। अगर अर्ली शूट बोरर आया हुआ है पिछले वर्ष तो, अदरवाइज उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चल करके आप अप्रैल लास्ट से लेके आप आखिरी हफ्ते से लेके और स्टार्ट होता है एक दूसरा बोरर जिसे कहा जाता है टॉप बोरर, दैट इज चोटी बेधक। यह चोटी बेधक जो है इसकी पहचान और अर्ली शूट बोरर की पहचान किसान कैसे करें, यह एक सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या होती है। तो साथियों इसका बहुत आसान तरीका है। तो जो इसकी गोंफ है वो दोनों में सूखी मिलेगी आपको जो है। अगर वह गोंफ आप पकड़ के खींचें और वो आपके हाथ में आ जाए तो ये समझ लीजिए कि अर्ली शूट बोरर है। और अगर ये टॉप बोरर का वो होगा, मतलब जो है जो सूखा हुआ गोंफ है, गोंफ समझ लेंगे जो बीच की वो होती है वर्ल, तो अगर टॉप बोरर केस में किसान खींचेंगे तो वो पौधा भले टूट जाए वो खींच नहीं पाएगा, वो नहीं निकलेगा उसमें से जो है। तो दी मेजर डिफरेंस जो है, और पत्तियों पे गोल गोल छेद भी दिखते हैं लेकिन वो उसमें ज्यादा है। बस में चाहिए कि अगर निकल गया तो वो अर्ली शूट बोरर है, यानी कंसुआ है या अंकुर बेधक है। और अगर नहीं निकला तो टॉप बोरर। टॉप बोरर इस समय ज्यादा है, इस समय टॉप बोरर के जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा है। तो किसान भाइयों, टॉप बोरर के प्रयोग के लिए बहुत अच्छी दवा है जो मतलब है आपका कवर। मैं रिकमेंड करता हूं किसानों के लिए कवर, ये ग्रेन्यूल भी है और ये लिक्विड भी है। और इसका प्रयोग किसान जो है मतलब लिक्विड का अगर करते हैं, ये करने का तरीका यह है कि या तो वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के प्रथम सप्ताह में, 10 मई तक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, 12 मई तक कर लें, मतलब इसे कर जरूर लें क्योंकि टॉप बोरर इस समय बहुत ज्यादा मतलब जो है खेतों में आ रहा है। तो कवर का जो डोज है वो है 150 ml और 150 ml, और इसको 400 लीटर पानी में इसको घोल लीजिए। ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी, ड्रेंचिंग कर दें, खूब तबीयत से ड्रेंचिंग कर दें, भिगा दें बिल्कुल पौधे के ऊपर, मतलब जड़ों पर ज्यादा जोड़ दें। और ड्रेंचिंग करने के बाद कभी कभी किसान तुरंत पानी दे देते हैं ना, अगर वो आप तुरंत पानी दे देंगे तो उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा। 5-6 घंटे के बाद और 24 घंटे के अंदर, ये भी है 5-6 घंटे के बाद और 24 घंटे के पहले आप सिंचाई करते हैं, आपके खेत में टॉप बोरर कंट्रोल हो जाएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है, वो आराम से हो जाए। अब ये तो आप करेंगे किसमें, पौधे में। लेकिन मान लीजिए मुड्ढा है, रैटून है, पेड़ी है, जो भी कई नाम है इसके, पेड़ी समझ जाए जो बाबा काटने के बाद जो लिया जाता है दूसरी फसल जो है उसी खेत में। तो रैटून के केस में किसानों को एक सलाह मैं देता हूं, चाहे तो वह ड्रेंचिंग वहां भी कर सकती है, यही चीज जो मैं बता रहा हूं, लेकिन वहां ज्यादा फायदेमंद हमको ग्रेन्यूल लगता है जो है 7.5 किलो ग्रेन्यूल वो ले लें और ले करके उसको जो है 1 एकड़ के प्रति एकड़ के हिसाब से ये अपना मुड्ढे पे डाल के उसे सिंचाई करते हैं। उनके खेत में रैटून में भी जो है टॉप बोरर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एक चीज बता दें कि ये कवर दवाई जो है कवर, ये किसानों के मतलब तमाम किसान कर भी रहे हैं, किसानों को इस बात का पूरा ध्यान देना है कि ग्रेन्यूल को हम गन्ने में नहीं ले जाते हैं, मतलब जो फ्रेश प्लांटिंग है वहां पे स्प्रे इज मोर बेनिफिशियल देन दी ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल के अपेक्षा जो स्प्रे है या ड्रेंचिंग के लिए, स्प्रे ने कही बल्कि ड्रेंचिंग, दैट इज मच मोर बेनिफिशियल। तो अर्ली शूट बोरर को तो प्रयोग करने का टाइम क्या है, वो अप्रैल का प्रथम सप्ताह है। बढ़ते हैं तो अप्रैल का आखिरी हफ्ता, बल्कि अप्रैल छोड़ दीजिए, मई का प्रथम सप्ताह रखिए। मई के प्रथम सप्ताह में आप टॉप बोरर के लिए कवर का प्रयोग कर लें। अगर अर्ली शूट बोरर पिछली क्रॉप पे रही है तो वहां आप जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में
जो है वो अर्ली शूट बोरर के लिए आप जो इमिडाक्लोप्रिड को जो है प्रयोग कर सकते हैं। ये करके आप बोरर से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी से अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। बोरर बहुत नुकसानदेह है, ये उपज को भी नुकसान करता है और सरकार को भी नुकसान करता है। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए कि बोरर अगर फैलता है तो बहुत तेज फैलता है, इसलिए उसको फैलने मत दीजिए। तुरंत तत्काल प्रभाव से जो समय है, आप अगर पिछले वर्षों में यह प्रकोप खेत में रहा है तो तुरंत कर ले, मतलब उसको जो है उसमें किसी से कोई भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। डोज क्लियर है, स्प्रे कर लीजिए और अपना चैन से रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच अमित जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोरर के विषय में भी काफी अच्छी जानकारी दी और इससे जरूर किसान भाई फायदा लेंगे और कवर का इस्तेमाल करके वो इस दुविधा से और इस कीट से मुक्ति अपने खेतों को दिला पाएंगे। तो आपने सर हमें समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे किसान भाई इसका जरूर लाभ लेंगे और उनको जरूर इसका फायदा मिलेगा। हम आशा करेंगे कि वो स्वस्थ रहें, क्योंकि अभी बहुत बड़ी महामारी चल रही है, पैंडेमिक का सिचुएशन है। इस सिचुएशन में वो खेती करके हम तक अन्न या हर प्रकार की चीजें अवेलेबल करा रहे हैं, हमारे पेट भरने का काम कर रहे हैं, तो उनका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए और उनके परिवार के लिए भी। तो हम ये कामना करेंगे कि हमारे किसान भाई स्वस्थ रहें और जो भी बातें आज हमारे डॉक्टर साहब ने बताई उनका वो अपने गन्ने के खेत में उस प्रकार से इस्तेमाल करें और उसका उनको जरूर उसका फायदा मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सर, एक बार अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी प्लीज। मैं धानुका और धानुका की स्टाफ को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम किसानों के हित के लिए यह कंपनी उत्तरोत्तर निरंतर प्रयासरत है और मैं समझता हूं कि अपने इन उत्पादों से गन्ने की खेती में एक इन्होंने बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन किया है और ये कदम जो धानुका ने उठाया है इस पैंडेमिक में, यह मतलब इसकी बहुत हम तारीफ करते हैं। और चूंकि आपने हमको अपने प्लेटफॉर्म पे जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।